सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि मोदी की सुरक्षा में सेंध क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 7 और पंजाब में 1 चरण में चुनाव होगा। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 10 मार्च को उन चुनाव का नतीजा आएगा, लेकिन उन नतीजों से पहले वो परीक्षा जो कि सारे राजनीतिक दल देंगे या फिर मैं कहूं 5 साल तक देते रहे, उसमें क्या सबसे भारी पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा। एक और सियासी पारी की लड़ाई का आज औपचारिक शंखनाद हो गया है। लेकिन आज मैं पूछ रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक इन चुनावों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक न पहले देखी और न सुनी। प्रधानमंत्री के काफिलों को सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उस वीआईपी ट्रीटमेंट को दरकिनार करने की बात कही थी। काफी समय तक ट्रैफिक रोका जाता था। वो तस्वीरें आपको याद होगी, प्रधानमंत्री के काफिले जहां से गुजरते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह उसके विरोध में बात रखते हुए काफिले में लोगों को रोकने की बात को किस तरह से खारिज किया था। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है जिसे फॉलो करना होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्या इस चुनावी शंखनाद के बाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान तो कर दिया है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव होना है। पंजाब में 1 चरण में चुनाव होना है और उसी पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। उसी पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और इसीलिए आज मैं ये पूछ रही हूं कि क्या वोटर ये सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री को सुरक्षा जो नहीं दे पा रहे हैं वो कैसे सुरक्षा दे पाएंगे आम लोगों को। मैं आज ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मुद्दा इस चुनाव में गूंजने वाला है। हालांकि चुनावी रैलियों पर रोक लगाई गई है 15 जनवरी तक, लेकिन आप ये तय मानिए कि तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और इसीलिए आज मैं कह रही हूं कि क्या आने वाले चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि जिम्मेदारी से भागे, सियासत में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी फिरोजपुर रैली के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन सियासत में वो पास रहना चाहते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहते और इसके लिए प्रधानमंत्री का अपमान करने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। चन्नी अब अपनी बड़ी चूक को सियासी बयानबाजी से ढकना चाहते हैं और इसी के लिए वो सरदार पटेल के एक कोट का सहारा ले रहे हैं। सरदार पटेल की फोटो के साथ चन्नी ने ट्वीट किया, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। चन्नी ने सरदार के इस बयान के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उल्टे वो ही सवालों में आ गए। चन्नी इस बात को भूल गए कि अगर वो खुद सरदार के इस वाक्य पर अमल कर लेते तो उन्हें ऐसी सियासत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर के मुंदकी हाईवे पर फंसा हुआ था और सीएम चन्नी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। एक मुख्यमंत्री के नाते चन्नी की जिम्मेदारी के साथ साथ सरकारी प्रोटोकॉल था प्रधानमंत्री को पंजाब आने पर रिसीव करना, लेकिन चन्नी ने जिम्मेदारी से भागना ही ठीक समझा। खुद की जिम्मेदारियों से भागने वाले चन्नी अब पीएम को उनकी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अहम बात यह है कि चन्नी ने जो ट्वीट किया वही ट्वीट कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में इसे जवाहरलाल नेहरू का कोट बताकर ट्वीट किया गया। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कंफ्यूजन सामने आता है, बल्कि ट्वीट का टाइमिंग देखकर ऐसा भी लगता है जैसे ये प्लान्ड तरीके से ट्वीट किए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री को कैसे घेरना है और अब जब चुनावों का ऐलान हो गया है तो प्रधानमंत्री को घेरना और भी ज्यादा क्या जरूरी हो गया है। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि जब चूक नहीं तो डीजीपी का तबादला क्यों। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में अब जवाबदेही तय होनी शुरू हो गई। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया गया है और उनकी जगह वीके भावरा को नया डीजीपी बनाया गया है। पंजाब में पीएम मोदी को सुरक्षा मुहैया कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पंजाब के डीजीपी पर थी। लापरवाही को लेकर अब उन पर गाज गिरी। इसके साथ ही फिरोजपुर के एसएसपी को भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा 47 डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं जिनके तबादले किए गए। ये पूरी कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से की गई।
हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब की चन्नी सरकार एक तरफ पुलिस अधिकारियों पर एक्शन ले रही है तो दूसरी तरफ यह भी सफाई दे रही है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, जिससे सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ही नहीं हुई तो फिर अधिकारियों पर एक्शन को क्यों लिया जा रहा है, डीजीपी को क्यों हटाया गया, एसएसपी पर क्यों एक्शन हुआ और इतने बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले क्यों हुए। लेकिन असली एक्शन अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय भी कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। एमएचए की 3 सदस्यीय जांच टीम ने पंजाब पुलिस के 12 बड़े अफसरों से पूछताछ की है। फिरोजपुर में इन अफसरों से एमएचए की टीम ने सवाल जवाब किए। भटिंडा के एसएसपी से भी पूछताछ की गई और इसीलिए आज मैं पूछ रही हूं कि ये सवाल जवाब तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ डीजीपी और एसएसपी के तबादले क्यों किए जा रहे हैं जब कोई चूक नहीं थी। और आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि चन्नी की सियासी भूल, पंजाब में सियासी बिगुल। आज मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि पंजाब में सियासी बिगुल फूंक गया है। 14 फरवरी को, जी हां, पंजाब में चुनाव होने हैं, एक चरण में चुनाव होना है। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों में चुनाव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसी के साथ साथ पंजाब में एक चरण में चुनाव होगा, यूपी में 7 चरण में चुनाव होगा। पंजाब की चन्नी सरकार पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में बुरी तरह से घिरी हुई है। इस बीच पंजाब में चुनावी बिगुल बच चुका है। आज चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान कर दिया, 14 फरवरी एक ही चरण में पंजाब में चुनाव होने हैं। अब पंजाब के सबसे बड़ी सियासी संग्राम को महज 37 दिन बचे हैं। जी हां, ऐसे में आने वाले समय में पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ पंजाब में चुनावी मुद्दा होगा, यह तय मानिए। कांग्रेस पार्टी पीएम की सुरक्षा के मुद्दे को सियासी नाटक बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कांग्रेस के दावों की पोल खोलते हैं और साजिश की तरफ इशारा करते हैं। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की तरफ से एसपीजी को जिस तरह अंधेरे में रखा गया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए अब बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है और प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर हर मोर्चे पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। आने वाले वक्त में पंजाब की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के लिए चन्नी की सीएम के तौर पर नाकामी और पंजाब में पीएम की जान को खतरे में डालने का मुद्दा पंजाब की चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि बीजेपी खुलकर पूछ रही है कि जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो देश में आम जनता की सुरक्षा क्या करेंगे। Director General Police absent, Chief Secretary absent, Home Secretary absent, Home Minister absent, Collector absent, District Magistrate absent. तो मतलब की है एब्सेंट होने का मतलब की है ਤੁਹਾਡਾ कोई प्लान है? ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री अगर ये चाह रहे हैं कि वो जाएंगे तो इमीडिएटली जिस तरह के भी अरेंजमेंट हुए होंगे वो बगैर एसपीजी की मर्जी के नहीं हुए होंगे। आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री वहाँ खड़े हुए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे पहुँच गए झंडे के साथ? पाकिस्तान की हाथों में खेलने वाली चन्नी सरकार और कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, जो कहीं ना कहीं केवल मोदी जी को आघात नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को आघात पहुंचाना चाहते थे। 20 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ले गए प्रधानमंत्री को। इतना बड़ा षड्यंत्र कि जहां पाकिस्तान की तोपें गड़ी हुई हैं, उनकी रेंज में ले जाकर देश के प्रधानमंत्री को एक पुल पर स्टक किया। और मेरे साथ आज जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि चुनावी बिगुल फूंक गया है और इसीलिए यूपी से इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि है और पंजाब से, फिरोजपुर से मेरे साथ अनुपमा है। मैं पहले सृष्टि आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया हम 5 साल तक हमने परीक्षा के लिए तैयारी की, इसलिए हमें घबराहट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा सियासी मुद्दा है? आप तो चप्पे चप्पे जा रही हैं यूपी का महाभारत लेकर।
बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। जैसा आपने कहा कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही ये अपना बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने पूरे 5 साल तैयारी की है और तैयारी इस तरीके से की है जो जमीन पर दिखाई दी है, इसीलिए हमें कोई डर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिक्र जो आपने किया, उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर उनको इंतजार करना पड़ता है। सुरक्षा को लेकर ये एक बहुत बड़ी चूक हुई और सबसे बड़ी बात की चूक हुई। और उसके बाद पंजाब में जिस तरीके की सियासत हमें देखने को मिली, हंसी ठठोली इस पूरे मामले पर हुई। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो भरे मंच पर खड़े होकर पंजाब की आवाम के सामने वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री स्वांग रच रहे हैं। और वही हाल हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। चप्पे चप्पे पर जो कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है, जब कांग्रेस के प्रतिनिधि से सवाल किया जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक पर कोई वाजिब जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया, जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई, आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला इतना बड़ा नहीं है, इस पूरे मामले को हल्के में लिया गया। तो प्रतिनिधियों की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ मंच पर खड़े होकर एक मुस्कान देखने को मिली, जो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को कितने हल्के में लेती है। इसके पीछे बीजेपी लगातार कहती आई कि एक बड़ी साजिश है जिसके तहत में ये सब कुछ पंजाब में हुआ है। बिल्कुल। वहां की जनता को एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री देने वाले थे और ये साजिश की गई। और जनता भी उत्तर प्रदेश में सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है, हालांकि अस्तित्व कांग्रेस का यूपी में हमें देखने को मिल नहीं रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और ये तय मानिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के हर मुख्यमंत्री और हर बड़े चेहरे ने पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला उठाया है। अनुपमा, पंजाब में तो चुनाव है और यूपी में भले ही कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां उनसे पूछा जाएगा कि पीएम को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता को क्या देंगे? अनुपमा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए यही सबसे बड़ी बात है। आज विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक। लेकिन पंजाब की धरती पर हम मौजूद हैं और देखिए पंजाब में 14 फरवरी को एक फेस में चुनाव होगा। 117 विधानसभा सीटें यहां पर है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि मुद्दे ऐसे ऐसे होने वाले हैं जिसका इंतजार जो है किया जा रहा है। देखिए आपको याद होगा 5 जनवरी को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की धरती पर पहुंचे थे, उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से चूक हुई थी, उसके बाद एक ही सवाल उठ रहा था कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की धरती पर जो है लोगों को दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित नहीं है तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि पंजाब की जनता जो है वो इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ सुरक्षित हो गया। सबसे बड़ा सवाल सुचारिता यही उठ रहा है कि देखिए ऐसे में पंजाब की जनता जब मतदान वाले दिन अपने घर से बाहर निकलेगी, क्या इसी खतरे के साथ बाहर निकलेगी, क्या इसी खौफ के साथ बाहर निकलेगी, और क्या उनके मन में एक डर नहीं रहेगा? क्योंकि कल की तस्वीर याद कीजिए, मोगा के अंदर हमने देखा किस तरीके से 3 आतंकवादी पकड़े गए। हम कैसे वो तस्वीर भूल सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर वो पाकिस्तान पड़ता है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। और यही वजह है कि बार बार जो है सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बात आम जनता की सुरक्षा का भी है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर भी कोई फैसला लिया जाएगा। जब क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो इंतजार इस बात का होगा सुचारिता कि अब जो है पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा जब 14 फरवरी को जो है चुनाव होगा, मतदान के लिए लोग अपने घरों से निकलेंगे। जी सुचारिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपमा और सृष्टि। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में सृष्टि है, पंजाब में फिरोजपुर में अनुपमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले हमारे साथ हैं, एमएस बिट्टा साहब ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ हैं। असीम वकार साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। यूपी में चुनाव का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन इस वक्त जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा है उस पर हर कोई बोला है। मुझे हैरानी यह है कि विपक्ष के दल एक सुर में यह नहीं बोल पाए कि ये जो हुआ वो गलत हुआ और इस पे जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने ये बात बोली कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके बाद जिस तरह से सिखों के ऊपर हमले किए गए या उन जबानी तौर पर कि 84 याद दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक पूरी की पूरी कौम को धमकी देना, पूरी की पूरी कौम को धमकाना, भाई सुरक्षा में चूक सरकार से हुई है। इसमें सिख हमारे भाई जो उनका क्या कसूर है, जो सरदार भाई हमारे उनका क्या कसूर? असीम वकार साहब, किसने धमकी दी सिखों को? सिखों को गृह किसने मंत्री धमकी पूछे? दी? आप वो फर्जी वीडियोस की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मैडम इसकी मदम्मत कीजिए। वो फर्जी वीडियोस की बात तो नहीं कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। सर आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि उन फर्जी वीडियोस की जिक्र आप करेंगे, लेकिन किसने कहा सर परिप्रेक्ष्य में बताइए ना। देखिए बहुत से वीडियो ऐसे हैं हाँ जो लोग सरकार से नहीं होते हैं लेकिन सरकार को समर्थन देने वाले लोग हैं, उनकी बात तो की जाएगी ना। सर नाम लेकर बताइए ना सर, छुपाना क्या है? ये तो मंच है, लोगों तक आपकी बात जाए। कौन सा वीडियो किसने डाला? बात चली गई। अगर कोई भी इस तरह की बात दिमाग में रखे है, हाँ मैडम इस तरह की बात अगर दिमाग में रखे है, ये सरकार से सरकार का मामला है, सुरक्षा चूक का मामला है। इस पर आप जो दिल चाहे एक्शन लीजिए, सरकार पंजाब सरकार से पूछिए, वो आपको जवाब दे, लेकिन सिख भाइयों से। अब असीम वकार साहब देखिए, आप मेरा क्वेश्चन डक कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन डक हमारे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने आपसे पूछा सर, ये फर्जी वीडियोस कई सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो फर्जी वीडियोस को लेकर गृह मंत्रालय ने भी बात करी और बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने बात करी। आप क्या फर्जी वीडियो को सही बताकर बात कर रहे हैं? और अगर आप किसी और वीडियो की बात कर रहे हैं तो उसे भी बताइए कि किसने डाला। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर, उम्मीद करती हूँ जवाब उसी सवाल का होगा। देखिए मैंने अपनी बात कह दी मैडम, समझिए मैंने अपनी बात कह दी। क्वेश्चन डक कर रहे हैं आप। वीडियो फर्जी है, असली है, किसने जारी किया, ये सब जांच सरकार करे। इतना बड़ा विभाग चल रहा है, रविशंकर प्रसाद जी। मुझे असीम वकार साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की बात कर रही हूं। नहीं मैं इसलिए कह रही हूं असीम वकार साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्लांट किया गया, और मैं ये खुलकर कहती हूँ झूठा वीडियो है जिसमें एक कैबिनेट मीटिंग दिखाई गई ममता जी, उस वीडियो को असीम वकार साहब क्या उसका जिक्र करते हुए इस बात को उठा रहे? मुझे हैरानी है सर मैम, क्योंकि वो तो बहुत वरिष्ठ नेता है असीम वकार साहब, और अगर कोई और वीडियो है तो उसकी बात वो कर नहीं रहे। ममता बिल्कुल सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए जहां तक असीम भाई का सवाल है, मैं तो उनसे ऐसी उम्मीद करती हूं कि असीम भाई भी जो ये फेक वीडियो फैलाने वाले लोग हैं उस ब्रिगेड में मतलब उनको हवा देने का काम करते हैं। असीम भाई आपने बोला कि आपने वो वीडियोस देखे हैं, अगर आपको उन वीडियो के सोर्सेज मालूम है, वीडियोस के ऑथेंटिसिटी मालूम है, तो आज आप बता दीजिए। आप नंबर 1 चैनल पर बैठे हैं, आप बता दीजिए। और क्या आपने उनकी फॉरेंसिक कराई है? क्या आप 100% श्योर है कि इस तरह की बात उठ करके भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से आई है? और अगर नहीं है तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगी कि आपका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के अंदर सिख भाइयों के खिलाफ गलत चीजें बोल रहे हैं। ऐसी बातें जो आप कर रहे हो कहीं से भी कोई सुन उठ के नहीं आए। और जिन फर्जी वीडियो की बात बाय द वे आप कर रहे हैं ना असीम भाई, हमें भी पता है उनके सोर्सेज क्या है, हमें भी पता है कि वो कौन लोग हैं जो देश के अंदर इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, जिन्होंने ये काम किया है। और उसमें आपके नेताजी तो नंबर 1 है, आप लोग तो नंबर 1 में आते हैं। आप इस देश को सिख वर्सेस नॉन सिख वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बांटेंगे और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। यही तो आप लोग करते आए हैं और क्लेम कर लेते हो आप लोग, लेकिन उसके बाद बैक करने के लिए आपके पास ना कोई तथ्य होते हैं ना कोई सबूत होते हैं। इसे कहते हैं शूट एंड स्कूट, जो आप लोग करते आए हो। आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप बताइए किन वीडियोस की आप बात कर रहे हो, और आप लोग चाहते हो, इसलिए आप लोग इस देश के अंदर हमारे देश का मान सम्मान और अभिमान, हमारे सिख भाई, उनको आप लोग लगातार बदनाम कर रहे हो। आप भी उस ब्रिगेड में आते हो, आप भी उस ब्रिगेड के सरगना हो बाय द वे। आपने पंजाब की पावन धरती को आप लोग बदनाम कर रहे हो। आप सारे लोग हैंड इन ग्लव्स हो। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके का मंजर हमें देखने ममता जी आपने बात रखी। मैं एक बार असीम वकार साहब से मैं फिर कोशिश कर लेती हूँ, मैं एक बार फिर कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि वो बड़े ऐसा लग रहा है बड़े डिसइंटरेस्टेड हैं जो आप बात कर रही हैं। अब या तो वो डिसइंटरेस्टेड है या फिर वो सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूं। असीम वकार साहब मैं एक बार फिर कोशिश करके पूछ रही हूँ सर, वो वीडियो कौन सा है? क्या आप उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मैं और ममता जी कर रहे हैं, या फिर कोई और वीडियो है सर? देखिए बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं जी। मेरी बात अगर आपको कराना है तो पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता से कराइए।
और ये जो आप एक बैठा मिनट, देखते हैं मिस्टर असीम वकार, मिस्टर असीम वकार, ये जो घमंड है ना अपना आपका, आप political इनकी बात party उनसे के करें। प्रति एक सेकंड, अपने असीम जेल वकार में साहब, रखी आई है एक मिनट रुकिए, ममता जी, लेट मी हैंडल दिस। ममता जी एक मिनट, नहीं, ममता जी मुझे एक मिनट दीजिए ना, एक मिनट दीजिए। मैं असीम वकार साहब, एक चीज मैं पूछ रही हूँ आपसे। राजीव जेटली जी यहाँ मौजूद है, उनके फ्रेम में कुछ दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी को थ्रू कराइए। दूसरी बात, इस शो में सर मेरे मेहमान सारे उतने ही सम्मानजनक है। अगर आपके लिए सर मुझे बता दीजिए, आप क्या इसे अपनी कुछ इज्जत में कमी मानते हैं कि किसी और के सवाल का आप जवाब दे दें? असीम वकार साहब, वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं। अगर मैं आपके चैनल पर 20 मिनट के लिए हूँ। हाँ सर, 18 मिनट हो चुके हैं। अब 2 मिनट में आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। असीम वकार साहब, मैंने सीधा सवाल पूछा सर, मुझे ये बताइए। और मुझे मतलब हैरानी हो रही है, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि अगर ममता काले जी ने कोई सवाल पूछा है तो क्या वो आपकी गरिमा नीचे हो जाएगी अगर आप उस सवाल का जवाब दे देंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं वो वीडियो पूछ रही हूँ सर, कौन सा वीडियो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने फिर से पूछा यही बात। देखिए 2 तरह के पॉलिटिकल एनालिस्ट देश में मौजूद हैं, एक प्रो बीजेपी हाँ, और एक प्रो कंट्री। तो प्रो कंट्री वालों को बिठाइए, जो प्रो हिंदुस्तानी है, प्रो भारतीय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो देश की बात आपके नेता हैं जो पाकिस्तान उनका जिंदाबाद जवाब बोलते हैं। प्रो कंट्री आप पॉलिटिकल असीम वकार जो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। असीम वकार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही टिप्पणी सर, मुझे बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूं। मैं फिर कहती हूं कि आप मेरे बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं, हमेशा आते हैं महाभारत पर। मैं एक चीज समझ नहीं पा रही सर, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और यही जुमला वो कहीं पलटकर कोई आपसे कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ममता जी मेरी बड़ी पुरानी मेहमान है, बहुत समय से आती हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, आप जवाब ना देना चाहे तो आप खुलकर कह दीजिए। मेरे सवाल का तो जवाब देंगे आप। मैंने आपसे पूछा सर, आप उन्हें क्या मान रहे हैं? आप कह रहे हैं वो प्रो कंट्री है या प्रो बीजेपी? अगर वो प्रो बीजेपी भी है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रो बीजेपी है वो एंटी नेशनल्स है, वो प्रो कंट्री नहीं है? आप अपनी तरफ से जो दिल चाहे कह लीजिए। नहीं सर, मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूं। जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ममता काले जी के लिए, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आप आजाद हैं जी, आप आजाद हैं। आप उनको जो दिल चाहे कहिए, आप जिस तरह से उनको लक़ब देना हो लक़ब दीजिए। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद ममता काले। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। मुझे बस वीडियो के बारे में बताइए ना। राजीव जी को मैं ले रही हूँ। ममता जी एक मिनट मैं आ रही हूँ। असीम वकार साहब, उस वीडियो के बारे में बता दीजिए। राजीव जेटली जी से तो बात करेंगे आप? वकार साहब, मैंने आपसे कहा ना, आपने वक्त जाया कर दिया। मैं 20 मिनट के लिए आप क्या था, और मुझे कुछ बहुत अर्जेंसी और अर्जेंट जाना है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं 20 मिनट के लिए आपके पास हूं, और आप लोग 20 मिनट में अगर आप चाहती तो मेरी बात राजीव जेटली जी से करा देती। मतलब बेहतरीन इंसान है वो, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन बात है। राजीव जेटली जी, आपने उनकी बात सुनी? असीम वकार वेरी मच सॉरी, नेक्स्ट कभी बुलाइएगा तो मिस कर रहे थे। असीम वकार साहब आपको मिस कर रहे थे राजीव जी, और उन्होंने बात रखी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। असीम वकार ने आज ये बात कही कि जो प्रो बीजेपी हैं वो प्रो नेशन नहीं हो सकते। अब ये सवाल मैं खुलकर इसलिए पूछ रही हूं, उन्होंने कहा कि 2 तरह के एनालिस्ट आते हैं, या तो प्रो बीजेपी होंगे या प्रो नेशन होंगे, दोनों साथ में नहीं चल सकते। हाँ सुचरिता, हो सकता है कि किसी वक्त पे साथ ना चल पाते हो, लेकिन वो अंत में एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब प्रो बीजेपी नहीं थे, लेकिन प्रो नेशन थे। वो चाहते थे पंजाब की बेहतरी हो, वो चाहते थे देश की बेहतरी हो, वो चाहते थे कि जो गाइडलाइन ऊपर से दी जाती है नवजोत सिंह सिद्धू को आला कमान द्वारा, वो गाइडलाइन ना दी जाए, पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो अंत में क्या हुआ उनका? कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा के साथ मेल खाती है, और हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। दिस सिमिलरली, जैसे अभी इन्होंने बात करी थी कि देश के प्रधानमंत्री, अरे देश के प्रधानमंत्री तो पंजाब में गए ही इस बात के लिए थे कि किस तरीके से पंजाब और पंजाबियत को अपलिफ्ट किया जाए। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर के वहां गए थे। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं किसके लिए थी? वो पंजाब में रहने वाले हर पंजाबी के लिए थी, चाहे वो सिख है चाहे वो नॉन सिख है। तो ये योजनाएं किसने रोकी? ये योजनाएं भी तो कहीं ना कहीं, मैं चन्नी साहब का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि चन्नी साहब बेचारे खुद जूझ रहे हैं।
वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर। अभी तो कोई उन्हें मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितनी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है वो सिद्धू साहब को वहां पर रिपोर्टिंग कर रही है। और ये जो आपने देखा ना, ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, ये चूक नहीं हुई, ये सिद्धू साहब का आला कमान के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र जरूर रहा होगा। ये चन्नी साहब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं बार बार बिठा करके। अरे पहले तो उनको ये देखना है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि नहीं मान रहे ये लोग। डीजीपी कौन बदलवाता है वहां पे, एजी कौन बदलवाता है वहां पे, चीफ सेक्रेटरी कौन बदलवाता है वहां पे? मुख्यमंत्री नहीं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष। तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सबसे बड़े वाहक बने हुए हैं सोनिया गांधी जी और भाजपा के बीच में। और यही बात मनीष तिवारी जी ने भी बोली कि जो प्रधानमंत्री जिस जगह पे खड़े थे वो पाकिस्तान की आर्टरी रेंज के अंदर आती है। और आज तो एक नाव ऐसी मिली है जो नाव कहा जा रहा है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से यहाँ आई है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पे मिली है। अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इस बात को बोल दिया। ये पहला ऐसा नजारा देखा है जहां पर एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करा पंजाब पुलिस ने। अरे भाई, पंजाब के अंदर अगर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए? क्या वहां की पुलिस नजरअंदाज कर रही थी, या उनकी पुलिस के ऊपर इतना दबाव था सिद्धू साहब का कि यह रास्ता को ब्लॉक कर रहा है ताकि हम अपने काम को अंजाम दे? एक बार बता दूं, तो ये देखिए, ये जिस तरह की इन्होंने परिस्थिति बनाई वहां पे। जी राजीव जी, मैं एक चीज बता दूं कि जो यूपी के पूर्व डीजीपी हैं बृजलाल जी, जो कि सांसद भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं उनके पास भी जाऊंगी, क्योंकि जो डीजीपी रहे हैं उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखकर ये बात कही कि देखिए ये जो सुरक्षा है, 27 ऐसे अफसर थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि ये सुरक्षा में चूके, इसकी जांच होनी चाहिए, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और वो किसी पार्टी के नहीं है। भले ही बृजलाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मैं उनके पास जा रही हूँ, बृजलाल जी को थ्रू कराइए। उससे पहले मैं एक बार गजेंद्र सांखला जी के पास जा रही हूँ। गजेंद्र जी, मुझे जरा बता दीजिए कि जिस तरह से ये चूक हुई है, एक और चिट्ठी से पोल खुली है गजेंद्र जी कि किस तरह से एसपीजी को पूरी जानकारी दी गई। निशांत, हम एक बार पहले चिट्ठी का कंटेंट दिखा दें कि चिट्ठी हुई, और उसके बाद मैं गजेंद्र जी के पास जाती हूं, क्योंकि जरा कंटेंट दिखाकर उनके पास जाना चाहती हूं। गजेंद्र जी, ये चिट्ठी लिखी गई जिसका खुलासा अब हुआ है कि 3 जनवरी को ये चिट्ठी लिखी गई थी। 3 जनवरी को पंजाब पुलिस को लिखी गई थी एसपीजी की तरफ से। एसपीजी के आईजी ने ये चिट्ठी लिखी थी, और 3 जनवरी को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें ये साफ तौर से बताया गया कि कैसे एक एडवांस सिक्योरिटी लियाजन एएसएल की एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में मैंने पहले भी महाभारत में बताया है। ये मीटिंग हुई जिसमें पूरे सुरक्षा अरेंजमेंट्स को लेकर बातचीत हुई। फील्ड विजिट रेकी भी की गई थी कि किस तरह से ये फील्ड विजिट हुई और कहां-कहां पर सुरक्षा बंदोबस्त होने चाहिए। सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम किए गए थे। जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताई गई थी। यह भी बताया गया था कि जो सारी जगह है जहां प्रधानमंत्री को जाना है वो कैसे सिक्योर की गई है। सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। ये सारी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, ब्लू बुक के नियमों के बारे में अधिकारियों को बताया गया, और ये हर बार बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस अथॉरिटीज को नहीं पता है इसके बारे में, उन्हें पता है। लेकिन इसके बावजूद अगर एक बार पहले बृजलाल जी के पास चले जाएं, बृजलाल जी के पास जाते हैं। पहले बृजलाल जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, चूक नहीं हुई कह रही है कांग्रेस की सरकार, लेकिन इसके बावजूद डीजीपी को हटा दिया गया, एसएसपी पर एक्शन हो गया। आपको लगता है पुलिस की संलिप्तता थी? बिल्कुल 100% है। एक चीज हमेशा होता है, जो पुलिस का चीफ है या पुलिस फोर्स है वो किसी मुख्यमंत्री की तो होती है उसके कमांड पर, लेकिन काम वही करती है जो कानून संगत हो। डीजीपी सीधे जिम्मेदार हैं। ब्लू बुक में, एसपीजी एक्ट में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की जिम्मेदारी है। इसलिए केवल ट्रांसफर कर दो और चूक नहीं मानो, और वहाँ क्राउड खड़ी है, आ रही है, आप बता रही हैं वहाँ पुलिस के लोग वहाँ, तो कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन दिया गया। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन कोई डीजीपी बनने को बाध्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी पंजाब में दिक्कत यह है, मुख्यमंत्री के ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री है, अनगाइडेड मिसाइल नवजोत सिंह सिद्धू। और वो आदमी जब पहला डीजीपी हुआ, इस मुख्यमंत्री ने चुना, तो उन्होंने उस डीजीपी को हटा दिया। मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। जो पहले वाले डीजी थे, हमारी हुई मुलाकात एक कमेटी मेंबर की बैठक में बुलाया गया था, और उस डीजी को सिद्धू साहब को शकल पसंद नहीं है तो उसको हटा दिया, एडवोकेट जनरल को हटा दिया, और उसके बाद एक ऐसा डीजी लाते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं या तो डीजीपी की मैं संलिप्तता मानता हूं, और अगर वो संलिप्त नहीं है, कर रहे हैं चूक, तो वो इस मामले में कहूंगा अक्षम है। और उनकी कमांड की फोर्स जो उनका आदेश न माने, तो इस संबंध में कहना चाहता हूं
मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी चूक है देश की सुरक्षा के साथ। राजनीतिक पार्टी कोई हो, हम तो 37.5 वर्ष वर्दी पहने हैं और कोई भी प्रधानमंत्री रहो, कहीं जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो ये नहीं हुआ जैसा पंजाब में हुआ है। और ये सरकार तो रहने लायक नहीं है। यहाँ तो जो स्थिति पैदा हुई है, प्रेसिडेंट रूल ही यहाँ लगना चाहिए, तभी यहाँ कुछ हो पाएगा। नहीं तो जो इस राज्य की हालात है, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसी चूक होती है तो वो मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री और ये कांग्रेस पार्टी वहाँ की सत्ता चलाने के लायक नहीं है। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जिस तरह की सुरक्षा चूक हुई, इतने सारे एक्स डीजीपीज ने लेटर लिखा राष्ट्रपति को और ये कहा कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। आप तो सांसद हैं, आप तो डीजीपी रह चुके हैं सबसे बड़े राज्य के, यूपी के, जरा बताइए ये कितनी बड़ी चूक थी? ऐसा है, ये चूक नहीं है। ये जब तक इनकी षड्यंत्र नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं था। जब भी प्रधानमंत्री की किसी स्टेट में विजिट होती है तो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इंटेलिजेंस, एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सबकी समन्वय बैठक बहुत पहले होती है और उस समन्वय बैठक में एक एक चीज पर डिस्कस होता है, कौन सी जगह रहेगी, और उस जगह को प्रैक्टिकली जाकर के देखते हैं और देखने के साथ साथ बनता है सेफ रूट, सेफ हाउस बनता है, हॉस्पिटल बनते हैं टेम्परेरी कि कौन सी जगह ऐसा होगा इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ हम रखेंगे। और अगर ये हवाई जहाज से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, नहीं हो पाए तो अल्टरनेट रूट क्या होगा और उन रूट पर भी फोर्स रखी जाती है। जहाँ तक पंजाब की बात, ये झूठ बोल रहे हैं कि साहब चूक है। पहली बार देश में ये पहली बार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और वो रास्ता वहाँ के साजिशकर्ता, वहाँ के लोग पहुँच करके, और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये थी कि प्रधानमंत्री एक ओवरब्रिज पर खड़े थे। वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 8-9 किलोमीटर जो आर्टिलरी के रेंज में है, ड्रोन है, और ऐसे उसमें प्रधानमंत्री 20 मिनट वहाँ रुकते हैं, उसके बाद उनको वापस आना पड़ता है पंजाब जैसे राज्य में जो बॉर्डर से लगा हुआ है। और सबसे बड़ी, पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद से झुलसा है। आतंकवाद तो ख़त्म हो गया लेकिन स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और उसका उसके कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। एक आदमी जो आईडी लेकर गया था वो खुद मारा गया। ऐसी हालात में जो पंजाब पुलिस ये झूठ बोल रही है, सीधे सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है और वहां के डीजीपी की जिम्मेदारी है। सीधी सीधी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है और वहां के डीजीपी की है। तो इसीलिए बृजलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बृजलाल जी कह रहे हैं वो डीजीपी रह चुके हैं यूपी के और साथ ही वो सांसद रह चुके हैं। मैं सांखला जी आपके पास आ रही हूं, आपने सुना बृजलाल जी क्या कह रहे हैं? सीधी सीधी जिम्मेदारी वहां के डीजीपी की है और मुख्यमंत्री की है। अब डीजीपी का तो तबादला कर दिया, अब मुख्यमंत्री का तबादला जनता करे क्या? सुचरिता जी, इस पूरे प्रकरण के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि किसी भी घटना का जितना ज्यादा शोषण और दोहन हो सके उतना दोहन करे, और वो उसकी प्राथमिकता स्टार्ट की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। आते जाते ही वहां ट्वीट किया कि चलो धन्य भाग्य है कि मैं जिंदा वहां पहुंच गया। आप सोचने की बात है, इस लोकतंत्र के अंदर जिस प्रधानमंत्री को अपने सूबे की भी विश्वास नहीं है और अपने सूबे की जनता पर, सूबे के सरकारों पर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है और विश्वास किस पर है? पाकिस्तान पर विश्वास है कि आप 25 दिसंबर 2015 को बिना किसी को सूचना दिया, बिना किसी को बुलाए हुए, बिना आपको इनवाइट किए और आप पाकिस्तान चले जाते हो बिरयानी खाने के लिए। उस समय आपको सुरक्षा की चिंता नहीं थी। निकाला है गजेंद्र जी कि आप वो वाली उस विजिट का जिक्र करेंगे, आपने ये तोड़ निकाला, वो इतना पुराना मुद्दा आपने आज निकाला है। गजेंद्र जी सुनिए मेरी बात,
गजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री को पंजाब की जनता पर भरोसा नहीं है। सर ऐसा तो कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने जाते वक्त थैंक यू किसे कहा? चन्नी साहब को कहा, और थैंक यू शायद इसलिए किया कि उन्होंने फोन उठा लिया था। सर उन्होंने फोन उठाकर पूरे मुद्दे को एड्रेस किया और उसी टाइम सुलझा दिया, इसीलिए उन्होंने थैंक यू कहा था। मैं सही कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ गजेंद्र जी? उसी वक्त उन्होंने फोन उठा लिया, मुद्दे को एड्रेस किया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा इंश्योर की, ये देखा कि उनका काफिला कहीं ना रुके, ये देखा कि 20 किलोमीटर दूर जहां पंजाब पाकिस्तान है, 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, वहां से किसी तरह की कोई सुरक्षा चूक ना हो, ये इंश्योर कर लिया चन्नी साहब ने। इसके लिए थैंक यू कहा, इसके लिए थैंक यू कहा गजेंद्र जी। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए, कौन परवाह कर रहा है उसकी? कौन चिंता कर रहा है? 700 सिख किसानों ने अपनी जान की। मुझे एक मिनट गजेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि वो हुआ तो इसीलिए सुरक्षा में सेंध सही है? क्या आप ये कह रहे हैं? सर मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये कहें कि ये चूक है। डीजीपी का तबादला क्यों किया आपने? आपने डीजीपी का तबादला क्यों किया? मुझे सीधा जवाब दीजिए, क्यों किया तबादला? कानूनन मामला है। नहीं, कानूनन मामला है तो डीजीपी का तबादला होगा। कानूनन मामला है तो डीजीपी का तबादला होगा। किसका कानून मान रहा है डीजीपी? किसका कानून चला रहा है डीजीपी? किसका कानून चला रहा है पंजाब में डीजीपी? अगर सरकार में, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसका कानून चला रहा है डीजीपी पंजाब में? लेकिन जिस तरह की सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसका कानून पंजाब में चला रहा है डीजीपी? प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सर। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, किसका कानून चला रहे हैं डीजीपी पंजाब में? ममता जी यू वांट टू रिस्पॉन्ड? एक मिनट ममता जी ये बोल रहे हैं कि कानून का मुद्दा है इसलिए डीजीपी साहब को हटा दिया, तो किसका कानून चला रहे थे डीजीपी साहब? 700 किसानों ने साथ दी है, 700 किसानों ने। सुचरिता, इनको भाई साहब को बोलिए थोड़े शांत हो जाइए। गजेंद्र जी आपका गुस्सा सर जायज होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा आपसे सर, विदाउट पंजाब की जनता। सर इधर उधर जाए बिना सिर्फ एक जवाब दीजिए, डीजीपी को क्यों हटाया? भूमिका नहीं, सीधा जवाब। डीजीपी को इसलिए हटाया गया कि कानून व्यवस्था के संदर्भ में दोनों सरकारों, यहाँ तो देश के अंदर सरकार है जिसका मंत्री की गाड़ी, परिवार की गाड़ी क्या बोल रही है? चला दी जाती है। वही मैं बोल रही हूँ, ये कौन सा तर्क दिया भाई आपने? ये कौन सा तर्क दिया डीजीपी को हटाने को लेकर? डीजीपी साहब खुद अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई लो सब कुछ मेरे मत्थे मर दिया। भाई ममता जी ओके ठीक है, आपने बोल दिया। ममता जी जवाब दीजिए। ममता जी देखिए, सबसे पहली बात जो इन्होंने बोली कि प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों से कोई परेशानी खतरा है, पीएम को नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो जन जन के दिल में बसते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, हमेशा जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। लेकिन भाई साहब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर वो पाकिस्तान जो हर रोज हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ करने की साजिश रखता है, वो पाकिस्तान जिसका परम मित्र सिद्धू पंजाब के अंदर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान जिसके पास कांग्रेस पार्टी मोदी जी को हटाने के लिए गई थी, वो पाकिस्तान जो हमेशा ये सोचता है कि मोदी जी यहाँ से हटे तो हमारा भला हो, वो पाकिस्तान 20 किलोमीटर दूर है। आपको नहीं लगता कि वो हमारे प्रधानमंत्री को, जो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते थे? और दूसरी बात ये बताइए, बीकेयू के लोगों ने स्वयं से ये बात स्वीकारी है कि हमको वहां की पुलिस ने बोला कि मोदी जी यहाँ से आने वाले हैं, मोदी जी का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। उसके बाद लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करके उन्होंने बाकी लोग बुलाए। आपको ये कंस्पिरेसी नहीं लग रही है? ये तमाम चीजें जो हुई हैं, आपको नहीं लग रहा कि डीजीपी को इसलिए हटाया? लॉ एंड ऑर्डर की और बहुत सीरियस ये मैटर रहा है। आप बोल क्या रहे हो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप अपने ही प्रश्न का उलट पुलट जवाब दे रहे हो और आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो। और एक और आवश्यक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग लगातार किसान भाइयों की बात कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, प्लीज हमारे देश के किसानों को मत बदनाम कीजिए आप लोग। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस देश का अन्नदाता सबसे बढ़िया है पूरे विश्व में, उनसे ज्यादा शालीन और शांत कोई नहीं है। लेकिन आप जैसे नेताओं ने उनके नाम पर दिल फाड़ करके उनको बदनाम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीकेयू के लोग वहां पर क्यों गए थे? फार्म बिल रिपील हो गए कि नहीं हो गए? देश के प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, सब हो गया, तो फिर ये ड्रामा काहे का था? साफ बात है कि पीएम को खतरा, नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी, उनके अनिष्ट की तैयारी थी, पंजाब की पावन भूमि को बदनाम करने की तैयारी थी, और उसमें बहुत गंदे और खतरनाक दिमागों ने खेल खेला था।
80 लाख रुपए देने की बात करता है कौन? पन्नू, सिख फॉर जस्टिस वाला। उस वीडियो के बारे में आप कुछ बोलेंगे? इस देश से इन लोगों का लेना एक ना देना दो ना तीन लेना 13 में विदेश में बैठकर के इस तरीके की बात करते हैं और आप लोग गजेंद्र जी करते हो। आप भारत में रह के गजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए। गजेंद्र जी सुनिए एक मिनट गजेंद्र जी पहले दिन मुख्यमंत्री आए। एक सेकंड गजेंद्र जी, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। एक आम आदमी को तो यही लगेगा। गजेंद्र जी सुन लीजिए। गजेंद्र जी आंदोलन के अंदर इतना गुस्सा, बोलो की बात करेंगे। गजेंद्र जी इतना गुस्सा है, गजेंद्र जी इतना गुस्सा है, लेकिन सही मुद्दे पर गुस्सा नहीं आता है। इतना खतरनाक खेल हुआ। बात करेंगे। अब एक मिनट रुक जाइए, दोनों एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। गजेंद्र जी मैं पहले, ममता जी एक मिनट, मैं गजेंद्र जी से पहले पूछ रही हूँ। गजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आप इतने गुस्से में हैं, इतने आक्रोशित हैं सर, आप इतने आक्रोशित हैं सर, आप इतने आक्रोशित हैं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है सर। आपके चन्नी साहब ने पहले दिन आकर बोला पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई, सही है? कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पंजाब के उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई चूक नहीं हुई? आपने नहीं सर, मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं कहा सर कि चूक नहीं हुई? उन्होंने कहा सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी प्रधानमंत्री के, कोई खतरा नहीं था उन्हें, कहा था ना? तो बोलूंगा मैं, सर रहोगे तो बोलूंगा। सर कहा ना उन्होंने? अरे तो सर मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, कहा कि नहीं कहा? आप चुप रहोगे तो बोलूंगा, आप चुप रहिए फिर बोलता हूँ मैं। सर प्रॉब्लम ये है कि जो मैं सवाल पूछती हूँ उस पर आप चुप रहते हैं, बाकी सब पर बोलते हैं, बाकी सब पर बोलते हैं, सवाल के जवाब पर चुप रहते हैं। मुख्यमंत्री कांटे की तरह चुप रहा है, दलित समाज का मुख्यमंत्री कांटे की तरह चुप रहा है भाजपा के। ये जो राजनीति है ना सर, दलित नॉन दलित हिंदू मुसलमान, सर ये इससे ना त्रस्त है, इससे त्रस्त है देश। ये दलित नॉन दलित हिंदू मुसलमान, सर इट इज, सर ये ना सबसे ज्यादा घिनौनी राजनीति है और यही आप लोग करते रहते हैं, यही आप लोग करते रहते हैं। अब चन्नी साहब की पहचान कितने लोग जानते हैं? वो दलित मुख्यमंत्री है, किसी को नहीं। सर आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है इस बात से, मैं आपको बता दूं ये बात। ये आप जैसे राजनेता उठाते हैं वो दलित है, देखिए उसके खिलाफ ये साजिश है क्योंकि वो दलित है, ये आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सर नहीं पड़ता। आपको सूट करता है इसलिए आप बार बार उछालते हैं शोज में आकर कि वो दलित मुख्यमंत्री है, इसलिए आप साजिश कर रहे हैं। बिट्टा साहब जुड़ गए हमारे साथ, बिट्टा साहब जुड़ गए हमारे साथ। मैं बिट्टा साहब के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। बर्दाश्त नहीं है। नहीं सर, ये घिनौनी पॉलिटिक्स है, मैं खुल कर कहती हूँ। बिट्टा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिट्टा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अभी गजेंद्र सिंह सांखला साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि दलित नेता है, मुख्यमंत्री है चन्नी साहब, इसीलिए खटक रहे हैं आंखों में। सर मैं खुलकर कहती हूँ, दलित नॉन दलित हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता, सिख से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, वो भी पंजाब जैसे राज्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बिट्टा साहब पहले तो इनकी जबान, एक सेकंड सांखला साहब, बिट्टा साहब इनकी आवाज, मैं नहीं बोला ना बात। हाँ बोलिए बिट्टा साहब। एक बात मेरी सुन, कोई मेरी डिबेट देख ले, कोई मेरी स्पीच सुनते यूट्यूब पे, एक आवाज बचपन के अंदर उठाया था हम, तो एक ही आवाज, जब आतंकवाद थे ना, बम चला दीवारों के ऊपर रात को थे, क्या लिखते थे? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धन, ये लिखते थे। दूसरी बात मेरी, मैं कौन, आप कौन, आसरा जी कौन है, मेरी बहन कौन, हमारे आगे कास्ट है और मुझे नहीं पता हम है। हम तो कुदरत कहा था, कुदरत के हैं हम। ये जो हम सकते हैं, भगत सिंह जी क्या कहा था? ऐसी आजादी चाहते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान गरीब अमीर आजादी कोई। हम इस चीज को अभी थोड़ा साइड में कर देते हैं। हम आते हैं बम ब्लास्ट के ऊपर, हम आते हैं लुधियाना की बम ब्लास्ट के ऊपर, हम आते हैं मोदी जी की सुरक्षा के ऊपर। राजीव गांधी हमने खोया, सुरक्षा के कारण चंद्रशेखर कारण खोया, आईबी का चीफ नारायण, उसके बाद आईबी का चीफ मनमोहन सिंह जी का बना सलाहकार 10 साल, जिसने राजीव गांधी का पॉलिटिकल मर्डर किया।
किसने चंद्रशेखर को ये नहीं कहा राजीव गांधी की सुरक्षा हटानी, राजीव गांधी जिंदा नहीं। मैंने तो कह दिया, एक महीना पहला 10 जनपद राजीव को मिलने गया और कहा, अपने दोस्त को बोला राजीव गांधी रहेंगे क्यों? मैं क्या एसपी चंद्रशेखर ने हटानी और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस के होने वाले जमाल बना के राजीव गांधी नहीं रहेगा। 1 महीने बाद राजीव गांधी चले गए। नरेंद्र मोदी जी पटना रैली तक गए। मेरा मतलब नहीं नरेंद्र मोदी जी से, मैंने प्रथम देश की मोदी जी अकेले गुजरात मैं एक बार बिट्टा साहब आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराती हूँ, आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, एक बार ऑडियो ठीक करा दीजिए बिट्टा साहब का। मैं एक चीज पूछ रही हूँ ममता जी, और क्या ये सोचना नहीं चाहिए किसी भी आम व्यक्ति को ये सोचना चाहिए? गजेंद्र जी, मैं ये सवाल मैं ममता जी से भले ही पूछ रही हूँ, लेकिन सवाल आप पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक ऐसी पार्टी ने जिसने अपने 2 बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद के चलते खो दिए हों, वो पार्टी आतंकवाद को लेकर या फिर इस तरह के किसी सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर गंभीर ना हो, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। ममता जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सुचरिता जी, और यही बात है, ये मैंने कल भी बात बोली थी आपके चैनल पर कि इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं सिक्योरिटी लैब्स की वजह से, हमारा नुकसान हुआ है, और उसके बावजूद एक बार फिर से षड्यंत्र रचा गया मोदी जी की जान को खतरे में डालने के लिए। और मुझे कोई परेशानी है बोलने में ये नहीं है सुचरिता कि मोदी जी की अनिष्ट को ध्यान में रख करके ये षड्यंत्र रचा गया था, और उसके बाद ये लोग पता नहीं क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि कर्तव्यों से ज्यादा जिसको जान की चिंता है। अरे कर्तव्यों से ज्यादा जिस व्यक्ति को जान की चिंता कभी नहीं रही है, कर्तव्य जिनके लिए सर्वोपरि रहे हैं, देश जिसके लिए सर्वोपरि रहा है, इस देश का विकास जिसके लिए सर्वोपरि रहा है, ये देश जिसके लिए अपनी जान से सबसे ऊपर रहा है, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एग्जैक्टली। लेकिन कर्तव्यों से एक बार ज्यादा बिट्टा साहब के पास जा रही हूं। ममता जी, मेरे पास समय कम है, बिट्टा जी बहुत देर में ज्वाइन किए, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी। बिट्टा साहब, ऑडियो ठीक हो गया आपका? बिट्टा साहब बोलिए। देखो, हम ये बीजेपी और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मैं आपको फिर कहूं, मेरी बात को काटिएगा मत, पंजाब के डीजीपी आज हटाए गए। अभी 4 या 5 नंबर देता हूं अपने दोस्तों के। मैं का पॉलिटिकल मर्डर आ गया, पॉलिटिकल मर्डर। उसका मतलब समझते क्या है? ये जो कई अधिकारी है ना, देखो पंजाब को थापला साहब आप नहीं जानते ना, मैडम कभी नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं पूछता हूं इनको अगर राजनीतिक मर्डर कराना हो ना, अपनी कुर्सी की खातिर कर सकते हैं, और ये इंक्वायरी में निकलेगा। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे इमरान खान है, इसके पीछे बाजवा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो कल को ये हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री जिसने 370 धारा हटाई, उसकी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया के अंदर खतरा होगा। हम जो भी बोल रहे हैं, हमारी एक एक बात रिकॉर्डिंग हो रही, मेरी, सबकी, आपकी। एक दिन हमसे भी सवाल पूछे जाएंगे। पाकिस्तान को हम उत्साहित कर रहे हैं, पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई। दुबई, पाकिस्तान, दुनिया, सऊदी अरब, प्रधानमंत्री का स्वागत, प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए हमने विरोध किया था, हमें नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब और पाकिस्तान से जिंदा वापस आएगा। पर अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने पंजाब के जिनकी 4 लोगों की गलतियों से, खालिस्तानियों की गलतियों से हिंदुस्तानी को शहीद कर दिया, 84 के दंगे हुए। हम एक बात कहना चाहते हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, अगर गलती से कहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नुकसान हो जाता तो हिंदुस्तान के दंगे अवध से 84 लोग एक बार आग लगाते, ऐसी आग लगती हमारे घरों में लोग बैठ जाते हैं। ये जो हम कांग्रेस के पुराने आदमी है ना साहब, यही बात है, इसी को मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक ऐसा उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ सर नो कॉम्प्रोमाइज, राज्य के किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। उनके साथ अगर ऐसी खिलवाड़ होगी तो ये बड़ा बुरा संदेश जाता है, ये देश की अस्मिता का भी सवाल है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।